हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के इस वीडियो में पीएसआईआर डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के डे 36 के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, आई होप आपने उसके आंसर्स लिख लिए होंगे। अब हम उन आंसर के अप्रोच को और उसके कंटेंट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, इट सेज द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इन अ सोसाइटी शेप्स द पॉलिटिकल कल्चर and determines the nature of political participation. Examine with valid examples. 20 मार्क का क्वेश्चन है, यानी कि इसको हमें 350 वर्ड्स के अंदर लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि जो किसी सोसाइटी के अंदर, किसी भी समाज के अंदर जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, किस तरीके का पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो रहा है, वो ये डिसाइड करता है कि पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उस सोसाइटी में किस तरीके का होगा। मतलब कि अगर हमें लोगों के बीच का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना है, लोगों के अंदर पॉलिटिकल कल्चर को इंक्रीज करना है, मतलब कि जो राजनीतिक कल्चर है, जो लोगों को पता होना चाहिए कि उनके वोटिंग राइट्स क्या क्या हैं, उनके इलेक्टोरल राइट्स क्या क्या हैं, उनके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन राइट्स क्या क्या हैं, अगर हम इन सब चीजों को इंक्रीज करना चाहते हैं तो वी नीड टू स्ट्रेंथन द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। राइट, इसी चीज को एग्जामिन करने को बोला गया है और वैलिड एग्जाम्पल्स टाइम टू टाइम देने को बोले गए हैं। सो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और पूछा जा रहा है कि इसको अगर हम स्ट्रेंथन करेंगे तो आफ्टर ऑल किस तरीके से हमारा पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ये दोनों भी अपने आप ही स्ट्रांग होता जाएगा। राइट, इसी चीज को हमें यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करना है। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए। अब हम इसके अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको इंट्रोडक्शन समझना है कि इंट्रोडक्शन को किस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो, इस क्वेश्चन का बिगर पिक्चर देखो। क्वेश्चन किस चीज के बारे में बात कर रहा है? ऑल द क्वेश्चन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, बट अगर आप इसका बिगर पिक्चर समझेंगे तो ये क्वेश्चन एक्चुअली आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के साथ लिंक करने को बोल रहा है। बिकॉज देखिए, वो क्या कर रहा है, एक पॉलिटिकल कल्चर को अगर हमें सेकंड पॉलिटिकल कल्चर के साथ लिंक करना है, इनको आपस में काइंड ऑफ कंपेयर करना है, सो क्या हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट हो गया। और एज यू नो कि हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का डायरेक्ट पार्ट है हमारे सिलेबस का। राइट, तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि देखिए, जो पॉलिटिकल साइंस जो हमारा डिसिप्लिन है ना, वो बहुत ही वेरी डिसिप्लिन है। मतलब उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कूल ऑफ थॉट जो है वो इसके अंदर आते हैं। उसी स्कूल ऑफ थॉट में से एक स्कूल ऑफ थॉट जो है जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ठीक है, अब देखो, जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है या फिर जो बहुत सारे अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है, उन सबका मेन काम क्या है? उनका मेन काम ये है कि देखो, कंट्री 1 और कंट्री 2, मतलब दो डिफरेंट कंट्रीज, इनके बीच में जो रिलेशन है उनको कंपेयर करना, ये भी इसका काम है। बट कंट्री 1 के अंदर ही अगर दो डिफरेंट कम्युनिटीज रह रही हैं, मान लो कि कम्युनिटी 1 को हम A1 कहते हैं और कम्युनिटी 2 को हम A2 कहते हैं, सो कम्युनिटी 1 और कम्युनिटी 2 को भी साथ में कंपेयर करना, एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं, क्या क्या गलतियां हैं, किस चीज को ड्रॉबैक्स की तरह हम देख सकते हैं, इन सब चीजों को समझना, ये भी हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट द रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज। वो सिर्फ दो डिफरेंट नेशन के बीच के रिलेशन को कंपेयर नहीं करता है, रादर एक कंट्री के बीच में अगर दो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं तो उन कम्युनिटी की रिलेशन को भी आपस में कंपेयर करने का काम करता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और इसी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट आता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अब हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन समझ गए कि आफ्टर ऑल किस तरीके से हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना था। हमें ये बताना था कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है उसका जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट है वो सिर्फ इंटर कंट्री नहीं, रादर जो इंट्रा कंट्री वाला पार्ट है उसको भी प्रॉपर्ली डील करता है। और उसी चीज को करते समय पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन बहुत ज्यादा वैरी हो गया है, काफी ज्यादा इसके अंदर डाइवर्सिटीज आ गई हैं, और उसी डाइवर्सिटी के अंदर एक पॉलिटिकल कल्चर का भी कंसेप्ट है। पॉलिटिकल कल्चर जिसको मतलब जिसको बनाया गया था, जिसको अप्रोच को डेवलप किया गया था बाय एलमंड एंड वर्बा। ठीक है, सो एलमंड एंड वर्बा, इन दो लोगों ने मिलकर के पॉलिटिकल कल्चर का जो कंसेप्ट है इसको एक्चुअली मतलब सामने किया था, इसको डेवलप किया था। अब देखो, अब हम ये समझते हैं कि एग्जैक्टली पॉलिटिकल कल्चर है क्या, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए, जो पॉलिटिकल कल्चर का अप्रोच है ना, पॉलिटिकल कल्चर जो होता है उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो एक ही सिंगल नेशन को अगर मैं अलग अलग पॉलिटिकल कल्चर के अंदर डिवाइड करूं, ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल कल्चर 1, पॉलिटिकल कल्चर 2, पॉलिटिकल कल्चर 3, पॉलिटिकल कल्चर 4, इसे कहते हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर मल्टीपल पॉलिटिकल कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं और को एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ रहते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि एक ही नेशन के अंदर जो अलग अलग पॉलिटिकल कल्चर हैं उनका अपना अपना अलग अलग पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है।
पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है। मतलब जो हर एक जो पॉलिटिकल कल्चर है उनके अपने कुछ अलग सोशल वैरायटीज होती है, उनके अपने खुद के कुछ अलग से सोशलाइजेशन होते हैं। और इसी चीज को समझना कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल कल्चर सेकेंड कल्चर से किस मामले में डिफरेंट है, मतलब किस डिग्री में, किस काइंड में, कितना, किस क्वांटिटी में और किस क्वालिटी में, ये सब चीजों को प्रॉपर्ली चेक करना, इसी से हम समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली एक नेशन के अंदर कितने डिफरेंट टाइप के पॉलिटिकल कल्चर्स प्रेजेंट हैं। देखो, इसको अगर आपको सिंपल शब्दों में समझना है तो आप रिलीजन का एग्जांपल ले लो, ठीक है। रिलीजन हम जानते हैं कि इंडिया इज अ सिंगल नेशन, बट इंडिया के अंदर वी हैव सम पीपल हु आर हिंदूज, वी हैव सम पीपल हु फॉलो इस्लाम, वी हैव सम पीपल हु फॉलो सिखिज्म, वी हैव सम पीपल हु फॉलो जो क्रिश्चियन है, राइट। इन सब चीजों को फॉलो करते हैं। तो व्हाट डज इट शोज कि हमारा कंट्री एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। डिस्पाइट बीइंग अ सिंगल नेशन वी फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स। सेम चीज यहां पर आता है कि एक सिंगल नेशन को फॉलो करने के बावजूद, एक सिंगल नेशन होने के बावजूद हमारे कंट्री के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल कल्चर्स है। वी हैव डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर्स, और हर एक पॉलिटिकल कल्चर जो है उसके अपने अपने खुद के कुछ सोशलाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं, उसके अपने खुद के कुछ फीचर्स हैं, राइट। और इस तरीके से हम सबसे पहली चीज तो ये समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और पॉलिटिकल कल्चर है क्या, राइट। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इन सबको इंटरलिंक कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें जो कल्चर वर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हर एक कंट्री के पास अपना खुद का कुछ कल्चर होता है, और जो ये कल्चर होता है ना वो कंपैरिजंस के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब कि जब भी हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक पार्ट लेना होता है तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कल्चर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज कल्चर को आप ऐसे समझ सकते हो, कल्चर जो होता है वो कभी भी शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं होता है, कल्चर हमेशा लॉन्ग टर्म में डेवलप होता है। मतलब कि किसी भी जगह का जो कल्चर होता है, किसी भी रीजन का जो कल्चर है वो रातों रात कभी नहीं बनता है। कल्चर को बनाने में एक बहुत ही लॉन्ग टर्म लगता है, राइट। देखो, लोगों के जो कन्वेंशंस हैं, लोगों के वैल्यूज हैं, लोगों के जो नॉर्म्स हैं, जो भी उनके इंक्लिनेशंस हैं, पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस, रिलीजियस इंक्लिनेशंस, ये सब कंबाइन करके एक पर्टिकुलर प्लेस का कल्चर बनाती है। और वो कल्चर बनने में कभी भी शॉर्ट टर्म टाइम नहीं लग सकता है, रादर ये बहुत लॉन्ग टर्म टाइम लगता है। सो अगर एक पर्टिकुलर एरिया है ए और एक पर्टिकुलर एरिया है बी, अगर मुझे दोनों प्लेसेस को कंपेयर करना है या फिर मुझे दोनों ही जो अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स है दोनों को मुझे कंपेयर करना है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं दोनों के कल्चर को यहाँ पर कंपेयर करूं। बिकॉज कल्चर जो है वो ओवर टाइम डेवलप हुआ है, और मैं ये चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर एक पर्टिकुलर कल्चर ए के अंदर प्रेजेंट है तो वो ऑलमोस्ट हर जगह पर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा। हर एक पर्सन के अंदर, हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर जो कि ए के अंदर प्रेजेंट है, हर एक के अंदर पॉलिटिकल कल्चर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। सेम गोज विद बी, जो भी बी का पॉलिटिकल कल्चर होगा, बी जो भी बी का कल्चर होगा एक्चुअली वो सब यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे। इसलिए अगर हमें ए को और बी को कंपेयर करना है, मतलब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के डोमेन के अंदर लेकर आना है, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इज कल्चर। और इसलिए हम पॉलिटिकल कल्चर को, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज वो हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि कल्चर की एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का जो कल्चर होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर आप ध्यान से सोचिए तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि कल्चर जो होता है वो अपने अंदर ही बहुत सारी डिफरेंट चीजों को रखता है। जैसे कि कल्चर के अंदर उनके रिलीजियस वैल्यूज हो सकते हैं, कल्चर के अंदर उनके सोशल वैल्यूज हो सकते हैं, कल्चर के अंदर उनके पॉलिटिकल वैल्यूज हो सकते हैं, और कल्चर के अंदर क्या हम कह सकते हैं कि उनके इकोनॉमिक वैल्यूज भी होते हैं कि किस तरीके से वो लोग काम करते हैं। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि कल्चर जो है अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉडर वर्ड है, एक बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है, और उसके अंदर जो अलग अलग कल्चर है, जैसे कि रिलीजियस कल्चर ये इसका सब पार्ट है, सोशलिस्ट कल्चर ये इसका एक सब पार्ट है, पॉलिटिकल कल्चर ये भी उसका एक सब पार्ट है। और इसी चीज के बारे में हमारा क्वेश्चन है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो पॉलिटिकल कल्चर का कंसेप्ट है वो एक्चुअली एक सब पार्ट है हमारे कल्चरल कंसेप्ट्स का, जो हमारा लार्जर कॉन्टेक्स्ट है कल्चर, उसका एक सब पार्ट है पॉलिटिकल कल्चर, राइट। और अगर हम सिंपल शब्द दें कि अगर पॉलिटिकल कल्चर को समझना हो तो पॉलिटिकल कल्चर हर उस कल्चर को शो करता है कि पीपल की एक्सपेक्टेशंस, पीपल के आइडियाज, पीपल के आइडियल्स क्या है किसी एक पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर के, राइट। पॉलिटिकल सिस्टम की पर्सपेक्टिव में अगर मैं कल्चर को समझने की कोशिश करूं देन दैट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल कल्चर, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप सबसे पहले तो ये समझ गए कि एग्जैक्टली कल्चर एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है, पॉलिटिकल कल्चर एक सब पार्ट है कल्चर के बीच में, और दोनों के बीच में लिंकेज क्या है। देखो, कल्चर को आप एक वाइडर टर्म में देखो, कल्चर के अंदर अलग अलग चीजें मतलब इनकम पास होती है, बट उसी के अंदर एक पार्ट आता है पॉलिटिकल कल्चर, और पॉलिटिकल कल्चर के अंदर वो सारे के सारे कल्चर्स आते हैं जो कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए वहां के लोग क्या सोचते हैं, वहां के लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आइडियल्स क्या हैं, इन सब चीजों को जब हम एक्सप्लेन करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल कल्चर। आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक है, देखिए इतना तो क्लियर हो गया।
अब मैं आपको समझाता हूं कि जो आलमंड एंड वर्बा थे जिन्होंने पॉलिटिकल कल्चर का कंसेप्ट दिया था, उनके अनुसार पॉलिटिकल कल्चर को हम किस तरीके से आफ्टर ऑल डिवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो जो आलमंड एंड वर्बा थे वो ये बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल कल्चर है ना हमारा, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। मतलब हमारा पॉलिटिकल कल्चर वो 3 डिफरेंट टाइप्स का होता है। सिंपल शब्दों में समझे तो 3 अलग अलग टाइप्स का होता है। पहले को बोलते हैं पैरोकियल, पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर का सीधा सा मतलब आलमंड एंड वर्बा ने ये कहा कि ऐसा कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम, कोई भी ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर जो लोग हैं, यानी कि जो पीपल हैं, जो सिटीजन्स हैं, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। मतलब कि अगर लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां के नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम में, मतलब कि ना ही यहां के लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इंटरेस्ट रखते हैं और ना ही वहां के गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसे कहते हैं कि वहां पर पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर फॉलो किया जा रहा है। मतलब कि ना ही वो वहां के इनपुट में कोई विश्वास रखते हैं, ना ही आउटपुट में। मतलब ना ही वो वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को सही करना चाहते हैं और ना ही उसका एक पार्ट बनना चाहते हैं। राइट, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। अफ्रीका में देखो बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स हैं, उसमें एक एस्कीमो ट्राइब है। एस्कीमो ट्राइब इसी तरीके के कल्चर को फॉलो करता है जहां पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आफ्टर ऑल आगे जाकर गवर्नमेंट कौन फॉर्म कर रहा है, कौन सी ट्राइब जाकर आगे गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दे वांट टू लिव इंडिपेंडेंटली। राइट, तो इस तरीके आप सबसे पहले तो आप ये समझ गए कि एग्जैक्टली पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर सिटीजन्स या फिर पीपल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है या फिर कौन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर इन्वॉल्व है। इनपुट और आउटपुट दोनों से ही जब अलग होते हैं तो उसे कहते हैं पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। अब देखो, जो सेकेंड टाइप है उसका नाम होता है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर के जो फीचर्स हैं उसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो, जिस तरीके से हमने देखा कि पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर में लोगों को कोई मतलब ही नहीं होता पॉलिटिकल कल्चर से, बट अगर हम सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर तो देखें तो यहां पर लोगों को, अगर लोग अवेयर हों या फिर अवेयर नहीं हो, दोनों ही केसेस में इनके पास कोई राइट्स नहीं होती है, इनको कोई भी पावर्स नहीं दी जाती हैं कि वो आकर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सके। ना ही इनको कभी बताया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के फायदे क्या हैं, और ना ही इनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये आकर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करेंगे। मतलब कि सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं, देखो एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर का सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। मतलब कि देखो, लोगों को इस पर्टिकुलर पावर शेयरिंग के बारे में पता हो या फिर ना हो, और लोगों को इन डेमोक्रेसी के बारे में पता हो या ना हो, बट ब्रिटिशर्स ने हमें कभी अलाउ ही नहीं किया कि हम जाकर के पावर शेयर कर सके, कि हम जाकर के इंपॉर्टेंट पोजीशंस को होल्ड कर सके, कि हम जाकर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सकें। इन चीजों के लिए ना ही हमें कभी अलाउ किया गया और ना ही कभी हमने आगे जाकर कोशिश की। इसे कहते हैं सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। मतलब लोग जो हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिकॉज दे नो दैट अल्टीमेटली दे आर नॉट गोइंग टू गेट द चांस। उन्हें कभी चांस ही नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये है हमारा सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। अब देखो जो थर्ड हमारा पॉलिटिकल कल्चर है उसे कहते हैं पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। अब जो पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर है, इसको आई होप आप नाम से समझ गए होंगे। ये बहुत ही सिंपल है। पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर में जो लोग होते हैं वो बहुत ही एक्टिव सिटीजन्स होते हैं, जहां पर वो कोशिश करते हैं कि हम पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे और आगे बढ़कर पॉलिटिकल सिस्टम के का हम एक पार्ट बनेंगे। ठीक है, मतलब कि देखो, इनको अपने राइट्स के बारे में पता है, इनको अपने राइट्स को लेने का तरीका पता है, इनको अपने राइट्स को यूज करने का तरीका पता है। दे नो एवरी सिंगल थिंग अबाउट दिस, सो दे प्ले अ वेरी वेरी प्रोएक्टिव रोल, बहुत ही प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हैं इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन, इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इन पॉलिटिकल सिस्टम। हर टाइप के मतलब कि जो चांसेस हैं उस हर एक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर कॉल्ड एज पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल सिस्टम। इसका एग्जांपल अगर आपको लेना है तो यूएस की, यूके या फिर किसी भी वेस्टर्न कंट्री की जो लोग हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसीज है, वहां आप समझ सकते हैं वहां पर जिस टाइप का जो पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। तो ये हमारे तीन डिफरेंट टाइप के पॉलिटिकल कल्चर्स थे, जहां पर पहला था पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, सेकंड था सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर एंड थर्ड था पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। तो क्या आप यहां पर समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली हम किन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं? एक बार फिर से याद करो, क्वेश्चन क्या कह रहा था। द क्वेश्चन सेड कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जिस तरीके का पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होगा, उसी तरीके का पॉलिटिकल कल्चर वहां पे फॉर्म होगा और उसी तरीके की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगी। सो हमने यही चीज तो मतलब एक्सप्लेन किया। हमने पहले कल्चर को एक्सप्लेन किया, फिर हमने कल्चर को पॉलिटिकल कल्चर के साथ कनेक्ट किया, और पॉलिटिकल कल्चर को हमने 3 डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड किया।
जो हमने पैरोकियल कल्चर को बताया तो हमने बताया कि वहां पर जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है वो कुछ इस तरीके का है कि वहां पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन प्रेजेंट ही नहीं है, पॉलिटिकल कल्चर वहां पर प्रेजेंट ही नहीं है। फिर जब हमने सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर बताया तो हमने ये एक्सप्लेन किया कि वहां पर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन प्रेजेंट तो है बट बहुत ही कम डिग्री इसके अंदर प्रेजेंट है, उसके कारण वहां पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सही से नहीं हो पा रहा है, राइट। और थर्ड, जब हमने पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर बताया तब हमने बताया कि वहां पर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, इसलिए वहां पर पॉलिटिकल कल्चर भी और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी, ये दोनों चीजें भी पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है, राइट। इस तरीके से, और साथ ही साथ क्वेश्चन बोल रहा था हमें वैलिड एग्जांपल्स देने को, तो हमने हर जगह पर वैलिड एग्जांपल्स प्रोवाइड किए। जैसे कि पैरोकियल कल्चर था, हमने वहां पर एस्किमो ट्राइब के बारे में बताया। सब्जेक्ट कल्चर में हमने इंडिया विद इन जो ब्रिटिश एम्पायर था इसके बारे में बताया। और जो पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर था उसमें हमने वेस्टर्न कंट्री के जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं इसके बारे में समझाया, राइट। तो इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन की मेन डिमांड्स थी उसको हमने फुलफिल कर दी। अब देखो एक चीज और समझो, यहां पर हमने हमारे पॉलिटिकल कल्चर को 3 पार्ट में डिवाइड तो कर दिया, पैरोकियल, पार्टिसिपेंट और सब्जेक्ट। बट हमें समझने वाली बात यह है कि क्या आप इंडिया को किसी एक में डाल सकते हो, या फिर कोई भी ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम जो ये तीनों में फिट नहीं हो रही है उनका क्या। उनके लिए फिर जो आलमंड एंड वर्बा थे उन्होंने एक फोर्थ कंसेप्ट दिया, वो बोलते हैं कि देयर इज ऑल्सो थिंग कॉल्ड अ सिविक कल्चर। सबसे पहली चीज तो ये समझो कि आलमंड और वर्बा ये बोलते हैं कि जो सिविक कल्चर होता है ना वो एक कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर फीचर्स प्रेजेंट है, पार्टिसिपेंट कल्चर के भी, पब्लिक कल्चर के भी, जो सब्जेक्ट कल्चर है उसके भी, और जो पैरोकियल कल्चर है उसके भी। मतलब तीनों ही सिस्टम, तीनों ही टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर्स के जहां पर कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट हो, जहां पर कुछ फीचर्स इसके हो, कुछ फीचर्स इसके और कुछ फीचर्स इसके हो और प्रेजेंट हो किसी एक कल्चर के अंदर, तो उसे हम सिविक कल्चर कहते हैं। सिंपल शब्दों में समझूं मैं तो ना ही ये कल्चर ट्रेडिशनल है, ना ही ये कल्चर पूरी तरीके से मॉडर्न है, राइट। ना ही ये कल्चर पूरी तरीके से प्लूरलिस्टिक है और ना ही ये पूरी तरीके से मोनोइस्टिक है, राइट। और ये ना ही ये कल्चर पूरी तरीके से कंसेंसस बेस्ड है और ना ही ये कल्चर पूरी तरीके से डाइवर्सिटी बेस्ड है। अगर आप इंडिया को एग्जांपल लो, स्पेशली देखो, नॉट आज का इंडिया, बिकॉज आज का इंडिया तो कहीं ना कहीं अब हम मॉडर्न डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज वी आर गिविंग सो मच राइट्स टू पीपल। हमने ऑलमोस्ट हर टाइप की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन राइट्स, इलेक्टोरल राइट्स, हर चीज प्रोवाइड की है। बट अगर आप इंडिया इन इनिशियल ईयर्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब जब हम आजाद हुए थे उस समय की अगर आप बात करोगे, उस टाइम के इंडिया को अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो हम उसे सिविक कल्चर मान सकते हैं। बिकॉज देखो, ना ही हम पूरी तरीके से ट्रेडिशनल थे, ना ही हम पूरी तरीके से मॉडर्न थे, ना ही हमारे अंदर इतनी ज्यादा प्लूरलिस्टिक वैल्यूज थी, बट ना ही हमारे पास कोई एक सिंगल यूनिफाइंग वैल्यू था, ना ही हम लोग पूरी तरीके से एक सिंगल कंसेंसस के साथ आगे मूव करते थे, ना ही हमारे अंदर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी कि हमारे अंदर डिविजन ही आ जाए, राइट। तो इसे कहते हैं सिविक कल्चर का कंसेप्ट। ये एक स्पेशल केस है और ये एक फोर्थ कल्चर है जो कि हमारे जो मेन 3 है, पॉलिटिकल, जो हमारा पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर और जो हमारा पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर है, तीनों से डिफरेंट है, राइट। तो इस तरीके से आप यहां पर बता सकते हैं कि जैसे जैसे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की वैल्यू चेंज होती है, जैसे जैसे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की वैल्यू काइंड ऑफ इवॉल्व होती रहती है, वैसे वैसे साथ में पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इन सब का कंसेप्ट भी इवॉल्व होता रहता है, इन सब का कंसेप्ट भी चेंज होता रहता है। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन द आंसर एंड दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखो, अब हम आंसर को एंड करते हैं। कंक्लूड आप किस तरीके से कर सकते हैं? देखो, हमने 3 टाइप के कल्चर्स के बारे में यहां पर बात की, पैरोकियल, सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। इसमें जो पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर है, इसको ध्यान से सोचो, इसमें हर एक पर्सन के पास पावर्स है, हर एक पर्सन अपनी पावर का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर आ सकता है, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कर सकता है। बट अगर आप ध्यान से सोचिए कि अगर हमारा पार्टिसिपेंट कल्चर जो है, पॉलिटिकल कल्चर जो है, वो एक्सेसिव हो जाए, मतलब होता ही चला जाए, मतलब हर एक पर्सन अपनी पावर्स को यूज करता ही चला जाए, तो एग्जैक्टली सब्जेक्ट कौन बनेगा, एग्जैक्टली पॉपुलेशन कौन रहेगी और सिटीजन कौन रहेगा? अगर हर एक पर्सन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ही इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर अपने आप को एक कॉमन सिटीजन कहने वाला रहेगा कौन? तो कहने वाली बात यह है, आलमंड और वर्बा ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो एक्सेसिव में कभी भी सही चीज नहीं होती है। रादर जो एक्सेसिव एंगेजमेंट है अगर पॉलिटिकल कल्चर का, उसके कारण हमारा जो ये डेमोक्रेसी है ना, वो डेमोक्रेसी मोबोक्रेसी में बदल जाएगा। मोबोक्रेसी का मतलब होता है, मॉब का मतलब होता है भीड़ मतलब जहां पर लोग जो है वो एमलेसली मूव कर रहे हैं, एमलेसली, उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्यों कर रहे हैं, बट जस्ट वो पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं बिकॉज एवरीवन एल्स वांट्स टू बी देयर, राइट। तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं होगी अगर हमारे यहां पर एक्सेसिव पॉलिटिकल सिस्टम, एक्सेसिव पार्टिसिपेशन कल्चर आ जाए, वो चीज भी सही नहीं होगी।
इसलिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर नेशन के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है, मेजॉरिटी मतलब काफी ज्यादा लोग जो है, उन सबके अंदर पार्टिसिपेंट कल्चर होना चाहिए, पार्टिसिपेंट कल्चर प्रेजेंट होना चाहिए। बट जो बाकी जितने भी लोग बच गए उनके पास सब्जेक्ट कल्चर और पैरोकियल कल्चर भी होना चाहिए। एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर कभी भी ये तीनों चीजें कोइंसाइड करनी चाहिए, सब्जेक्ट कल्चर, पैरोकियल कल्चर और पार्टिसिपेंट कल्चर, एंड ओनली देन एक पर्टिकुलर जगह का जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है या फिर पॉलिटिकल कल्चर है वो सही तरीके से इवॉल्व कर सकता है, तभी वो जाकर के सही तरीके से अपलिफ्ट हो सकता है, अपग्रेड हो सकता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए प्रॉपर्ली। इस क्वेश्चन के अंदर हमने पॉलिटिकल कल्चर को लेकर के जितने भी चीजें हमारे क्वेश्चन के, जितनी भी चीजें हमारे सिलेबस के अंदर थी, हर चीज को हमने प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया। उसके डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन करना, एवरी सिंगल थिंग हैज बीन डेल्ट विद इन डिटेल। आई होप आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है क्रिटिकली एग्जामिन द थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन इन स्टडी ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ये एक 15 मार्क का क्वेश्चन है, यानी कि इसको हमें 250 वर्ड्स के अंदर लिखना था। देखिए, बोल रहा है कि हमें वो सारी की सारी थ्योरीज को एग्जामिन करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, जो कि डेवलपमेंट ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में बात करते हैं। मतलब उन सारी की सारी थ्योरीज को आपको प्रॉपर्ली एग्जामिन करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, उनके प्रोस कॉन्स हर चीज को प्रॉपर्ली चेकआउट करना है। यही हमारा आज का क्वेश्चन है। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए। तो देखो, सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने से पहले एक चीज इसमें समझो, इस क्वेश्चन के अंदर मेन कीवर्ड्स क्या क्या है, एग्जैक्टली किस चीज के अराउंड ये क्वेश्चन रिवॉल्व कर रही है। क्या हम एक समझ सकते हैं कि थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट और सेकंड इज थ्योरीज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सो ये क्वेश्चन एक्चुअली डील करता है डेवलपमेंटल थ्योरीज और मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि हमारे क्वेश्चन का जो मेन कीवर्ड्स हैं वो ये दोनों हैं, डेवलपमेंटल थ्योरीज एंड मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर जब आप अपना आंसर स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि एग्जैक्टली डेवलपमेंटल थ्योरीज है क्या। देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि डेवलपमेंटल थ्योरी किसी भी टाइप की ऐसी थ्योरीज होती है, मतलब कोई बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज कंबाइन करके डेवलपमेंटल थ्योरीज बना सकती हैं, कोई भी ऐसी थ्योरीज जो कि सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही है, या फिर डेवलपमेंट को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर कोई डिजायरेबल चेंज लाने की कोशिश कर रही है, कोई डिजायरेबल चेंज लाने की कोशिश कर रही है। उस सोसाइटी के अंदर अगर कोई भी चीज इवल है, कोई भी चीज जो कि सही नहीं हो रही है, उस चीज को हटा करके अगर हम कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर चीज को हम डेवलपमेंटल थ्योरीज कह सकते हैं, राइट। सो क्या हम डेवलपमेंटल थ्योरीज को कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि डेवलपमेंटल थ्योरीज हमें कुछ ऐसी टूल्स प्रोवाइड करता है, हमें कुछ ऐसे प्रोसेसेस प्रोवाइड करता है, हमें कुछ ऐसे रिफॉर्म्स के आइडियाज देता है जिसके थ्रू हम किसी भी ट्रेडिशनल सोसाइटीज को, किसी भी बैकवर्ड सोसाइटीज को, किसी भी वल्नरेबल सोसाइटी या फिर किसी भी पुअर सोसाइटी, इन सब को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, मॉडर्नाइज कर सकते हैं। तो क्या देखो, इस चीज को ध्यान समझना कि एक डेवलपमेंटल थ्योरी किसी भी अपने अलग अलग थ्योरीज के हेल्प से किसी भी ट्रेडिशनल सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने के लिए केपेबल होता है, मतलब कि आगे बढ़ाने के लिए। बट डेवलपमेंट में और मॉडर्नाइजेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इस चीज को ध्यान समझना। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जिस लेवल पे अभी आप है उस लेवल से अपने आप को अपग्रेड करना, दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंटल थ्योरी। मॉडर्नाइज करने का मतलब है कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है, वेस्टर्न सोसाइटी जिस तरीके से खुद को मॉडर्नाइज मानती है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब यहां पर टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। सो डेवलपमेंट का मतलब जरूरी नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ ही जाए, बट मॉडर्नाइजेशन में आपको टेक्नोलॉजी को यूज करना होगा, आपको उस कल्चर्स को वहां पे एक्सेप्ट करना होगा जो कि मॉडर्नाइजेशन के लिए वेस्ट ने एक्सेप्ट किया है। जो वेस्टर्न कल्चर के अनुसार जो मॉडर्नाइजेशन है वही चीजों को आपको एक्सेप्ट करना होगा, एंड ओनली देन यू कैन बी कॉल्ड एज अ मॉडर्नाइज्ड स्टेट। ठीक है, तो ये चीज समझो। डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के अंदर सबसे बड़ा फर्क यह है कि डेवलपमेंट का मतलब है कि जिस भी प्लेस पे अभी आप हैं उससे ऊपर उठना, लेकिन मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि आपको टेक्नोलॉजिकली और फिर फाइनेंशियली हर टाइप से उस लेवल तक पहुंचना है जिस लेवल तक अभी वेस्टर्न कल्चर्स प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो एक सबसेट है डेवलपमेंट का। बिकॉज देखो ना, अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो डेवलप करते 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 एक ना एक दिन तो मॉडर्नाइजेशन तक पहुंच ही जाएंगे, राइट। तो मॉडर्नाइजेशन जो है वो एक्चुअली एक टाइप का डेवलपमेंट ही तो है। अगर मैं मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक्चुअली मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अपने आप को और ज्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। सो दिस इज द मेन कीवर्ड जो मैं आपको समझाना चाहता था, डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन। एक्चुअली डेवलपमेंट इज अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट और मॉडर्नाइजेशन उसका कीवर्ड है, मॉडर्नाइजेशन जो है उसका सबसेट है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो हम एक चीज हम ये समझ सकते हैं कि जब भी हम डेवलपमेंटल थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, डेवलपमेंटल थ्योरीज के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के थ्योरीज आते हैं, उसी थ्योरीज में से एक थ्योरी आता है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी।
ठीक है। और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का मेन एम क्या है, किसी भी सोसाइटी को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाना है, मॉडर्न बनाना है, और मॉडर्न वैल्यूज, मॉडर्न नॉर्म्स प्रेजेंट है वो सब वेस्टर्न कल्चर की तरह डिफाइंड है ऑलरेडी, ठीक है। उसी चीज की तरफ जाना वो हमारा मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। सो आई होप आप सबसे पहले तो डेवलपमेंटल थ्योरीज और मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस समझ गए, और आप ये समझ गए कि जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है वो एक पार्ट है डेवलपमेंटल थ्योरी का, ठीक है। अब देखो ये चीज तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, अब हम आते हैं क्वेश्चन के मेन बॉडी पार्ट की तरफ कि एग्जैक्टली हमारा बॉडी किस तरीके से मूव करेगा, हमारा बॉडी किस तरीके से हमें लिखना है। तो देखिए हम जानते हैं कि डेवलपमेंटल और मॉडर्न थ्योरीज के अंदर जो डेवलपमेंटल थ्योरीज है वो काफी आगे निकलती हैं, और जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है वो उसका पार्ट है। तो देखो अगर मुझे मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करना हो तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है उसको स्टार्ट किसने किया था। सो इट वाज स्टार्टेड बाय द आइडियाज ऑफ सम स्कॉलर्स, जिसके अंदर मैक्स वेबर सबसे प्रोमिनेंट स्कॉलर है, राइट। सो मैक्स वेबर के आइडियाज को लेकर के उसको ओरिजिनेट किया गया था मॉडर्नाइजेशन की थ्योरीज को। सो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एक्चुअली उन सारे के सारे फैक्टर्स को, उन सारे के सारे प्रिंसिपल्स को एनालाइज करने की कोशिश करता है, उन सारे के सारे टूल्स को समझने की कोशिश करता है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी बैकवर्ड सोसाइटी को मॉडर्नाइज कर सकते हैं और उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, सिंपल शब्दों में उसे हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो आप सबसे पहले समझो कि जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है उसका मेन एम क्या है, किसी भी सोसाइटी को डेवलप करना, मतलब मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एक टाइप का डेवलपमेंटल थ्योरी है, राइट। ये चीज तो हम समझ गए। अब देखो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू का जो टाइम है 1945 से लेकर के आप 1950s तक का मान सकते हैं, इस टाइम में जो हमारा मॉडर्नाइजेशन थ्योरी होता है ना वो बहुत ही स्ट्रांगली आगे बढ़ता है, बहुत ही स्ट्रांगली। बिकॉज आप जानते हो अभी कुछ दिनों में जो मतलब इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन था, आईआर जो था वो काफी ज्यादा मतलब अपने आप को अपग्रेड कर रहा था। अगर आप ये भी समझो कि वर्ल्ड वॉर टू का जो मतलब लेटर वाला पार्ट था, उस टाइम में हर एक कंट्री अपने आप को फिर से एक बार रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रही थी, अपने आप को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रही थी, राइट। बहुत सारी कंट्री यहाँ पर ऐसी होती है जिनको आजादी मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलता है, जैसे कि बहुत मतलब इंडिया हो गया, पाकिस्तान है, फिर बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, राइट। इन सब कंट्री को जब आजादी मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलती है, ये लोग भी अपने आप को मॉडर्नाइज करने की कोशिश करते हैं, राइट। लेकिन हम ये देखते हैं कि 1950s के आसपास में जो मॉडर्नाइजेशन का थ्योरी था वो बहुत ही स्ट्रांगली आगे बढ़ता है, मतलब इन थ्योरीज को बहुत ही वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है। बट 1960s से लेकर के ऑलमोस्ट 1990s तक ये चीज पूरी तरीके से स्टैग्नेशन में चली जाती है बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर कंडीशंस। कोल्ड वॉर के कारण एक सबसे बैड चेन ऑफ इवेंट ये स्टार्ट होता है कि मान लो जैसे ही एक पर्टिकुलर कंट्री ने अपने आप को मॉडर्नाइज करना स्टार्ट किया तो दूसरी कंट्री उसको देख करके खुद को और ज्यादा मॉडर्नाइज करनी स्टार्ट कर देती थी। मतलब कि अगर एक कंट्री मान लो कोई मिलिटरीली अपने आप को थोड़ा सा डेवलप कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है, तो दूसरी कंट्री इनसिक्योर फील करने लगती थी। दूसरी कंट्री को लगता था कि ये अपने आप को मॉडर्नाइज फील कर रहा है, तो मतलब ये अपने आप को मिलिट्री में बेटर बना रहा है, तो हो सकता है कहीं मेरे पे अटैक ना कर दे, इसलिए ये अपने आप को अपलिफ्ट कर देती थी। और इस तरीके से एक आर्म्स रेस का जैसा कंसेप्ट, ठीक है, आर्म्स रेस जैसा कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है कि जैसे ये कंट्री आगे बढ़ने की कोशिश करे वैसे ही दूसरी कंट्री भी अपने आप को अपलिफ्ट करना स्टार्ट कर दे। उसके कारण एक बहुत ही अनहेल्दी रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है आसपास के कंट्री के बीच में। पहली चीज तो आपको ये समझनी है। और इसी अनहेल्दी रिलेशनशिप के कारण ये एक ऐसा टाइम आता है जहां पर हर एक कंट्री को ये समझ आता है कि अभी के टाइम में खुद को मॉडर्नाइज करने का मतलब है कि अपने नेबर को, अपने जो ऑपोजिट की कंट्रीज है वो लोग भी अपने आप को और ज्यादा मॉडर्नाइज करनी स्टार्ट कर देगी। इसलिए मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है कंपैरेटिवली क्लिप्स में चली जाती है, वो काफी ज्यादा रुक जाती है और उनका डाउनफॉल होता है। बट 1991 आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एक बार फिर से मॉडर्नाइजेशन थ्योरी वापस आती है, बिकॉज आर्म्स रेस का कंसेप्ट खत्म हो चुका है, बिकॉज यूएसएसआर खत्म हो चुका है, बाइपोलर वर्ल्ड का जो कंसेप्ट था वो खत्म हो चुका है। इसलिए एक बार फिर से हर एक कंट्री अपने आप को अब फिर से मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रही है, एंड दैट इज व्हाई मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एक बार फिर से रिवाइव करती है इन पोस्ट 1991 टाइम्स में। सो आई होप आप सबसे पहले तो ये चीज समझ गए कि किस तरीके से जो डेवलपमेंटल थ्योरीज है, जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज है, वो ओवर टाइम आ जा रही थी, मतलब कि क्यों आ जा रही थी। आई होप आपको रीजंस प्रॉपर्ली समझ आ गए। अब देखिए आप इसका ओरिजिन तो मेनली समझ गए, अब हम इन थ्योरीज के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, इन थ्योरीज को थोड़ा सा हम डीपली समझने की कोशिश करते हैं। डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये दोनों अलग नहीं है। मॉडर्नाइजेशन इज अ सबसेट ऑफ डेवलपमेंट ओनली। तो अगर मैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के बारे में बात करूंगा तो इनडायरेक्टली मैं ऑटोमेटिकली डेवलपमेंटल थ्योरीज के बारे में बात कर रहा हूं, राइट। और यही सोच के आपको आंसर भी लिखना है। आपको आंसर में कभी भी डेवलपमेंटल थ्योरी और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। देखो जहां पे जरूरत है वहां पर आप डिफरेंशिएट भी करोगे, बट जब तक आपको जरूरत नहीं फील होती है तब तक आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये दोनों एक्चुअली सेम ही सेट का पार्ट है। देखो सबसे पहले क्या मैं ये समझ सकता हूं कि इस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी ट्रेडिशनल सोसाइटी को अगर मॉडर्नाइज होना है, आगे बढ़ना है, तो उसको क्या करना होगा।
क्या हम ये कह सकते हैं कि उसको कुछ मॉडर्न प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होगा? क्या उसको हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग टाइप की जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज ऑलरेडी फॉलो कर रही हैं, उन सब चीजों को फॉलो करना होगा? सबसे पहली चीज तो। सेकेंड चीज तो, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये कहती है कि जो मॉडर्नाइज्ड कंट्री होती है, जो मॉडर्न स्टेट्स होती है, वो कंपैरेटिवली वेल्दियर होती है। मतलब दे हैव मोर वेल्थ, दे हैव मोर मनी। और जिसके पास ज्यादा पैसा है, इंटरनेशनल रिलेशन में दे आर मोर पावरफुल। बिकॉज देखो, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अपने आप को मॉडर्न कंसेप्ट में ज्यादा डेवलप कर सकता है, मिलिट्री कंसेप्ट में ज्यादा डेवलप कर सकता है, उसकी जो सोसाइटी है उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी ज्यादा बेटर है। तो इस तरीके से जो वेल्दियर होता है वो इंटरनेशनल रिलेशन में उनको ही पावरफुल माना जाता है। एंड दैट इज वाई ये अक्सर माना जाता है कि जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है, उसमें वेल्थ और पावर दोनों साथ में सिनोनिमस चलते रहते हैं। साथ ही साथ क्या मैं ये कह सकता हूं कि टेक्नोलॉजीज का जो इमरजेंस है, टेक्नोलॉजीज वो भी काफी ज्यादा होता है मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके कारण लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो भी काफी अच्छी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉट जस्ट इन द सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, बट सोशल सेंस में भी लोग काफी कंटेंट होते हैं। सोशल सेंस में भी लोगों के अंदर जो सिक्योरिटी होती है काफी स्ट्रांग होती है। दे थिंक कि हाँ ठीक है, हमारे पास सब कुछ प्रेजेंट है। सो यहाँ पर किसी भी टाइप का सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह देखा नहीं जाता है। राइट, ये सब चीजें हम समझ सकते हैं। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए अपने जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इन सबको छोड़ करके जो मॉडर्न मेथड्स हैं उनको एक्सेप्ट करना होगा, मॉडर्न मेथड्स को आगे लेके चलना होगा। तो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो डेवलप कंट्री बन सकती है, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है मॉडर्न सोसाइटी बन सकती है। राइट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जो मॉडर्न कल्चर है वहां पर द फीचर्स लाइक रिलीजन, रेस, कास्ट, कलर, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती जाती हैं। जब आप मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर जाएंगे, जो आप मॉडर्न नेशन का पार्ट है हमारे, उसके अंदर इन सब चीजों की उतनी वैल्यू नहीं होती। हमारी जितने भी ये सब आइडेंटिटी फैक्टर्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस हमेशा लेस होती जाती है, इनकी इंपॉर्टेंस हमेशा कम होती जाती है। राइट, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे सोसाइटल प्रॉब्लम्स जो है, सोसाइटल इल्स जो है, उनकी होल्ड कंपैरेटिवली कम होती जाती है। राइट, इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जो डेवलपमेंटल थ्योरीज है या फिर जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है वो किस तरीके से खुद को एक्सप्लेन करती है, वो क्या क्या खुद को कहती है। राइट, देखो साथ में आप ये भी बोल सकते हो कि जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है क्या वो पूरी तरीके से ट्रू है? तो नहीं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वो इन सब चीजों में मानती नहीं है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को काफी कंट्रोवर्शियल लगता है। उन्हें लगता है कि ऐसे कैसे कि वेस्टर्न सोसाइटी आके ये डिसाइड कर रही है कि कौन मॉडर्न है कौन मॉडर्न नहीं है। हमारे लिए तो हम ही मॉडर्न है। राइट, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग है वो हमारे लिए एक मॉडर्न वे ऑफ लिविंग है। राइट, तो इस तरीके से कुछ और कंट्रोवर्सीज भी हैं ऑब्वियसली। ऐसा नहीं है कि हर चीज पूरी तरीके से सिर्फ व्हाइट व्हाइट है। चीजों में ब्लैकनेस भी आती है, और ब्लैक एंड व्हाइट के बीच का जो प्ले होता है, ग्रे, हर चीज हमेशा ग्रे होता है। कभी भी कोई चीज पूरी तरीके से राइट और पूरी तरीके से रॉन्ग नहीं होती। एवरी सिंगल थिंग इज ग्रे इन कलर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए चलो हम कुछ क्रिटिसिज्म्स डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली जो ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज है, डेवलपमेंटल थ्योरीज है, उनके अगेंस्ट में क्या क्या चीजें बोली गई हैं। सबसे पहले चीज तो देखो, क्या इनको किसी ने क्रिटिसाइज किया है? यस, दे हैव बीन क्रिटिसाइज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्कॉलर्स। और इनके 1960s के बाद इनके एक्चुअली डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन ही ये था कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने इनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया था, स्पेशली 1970s के आसपास में। देखो, एक बहुत ही फेमस स्कॉलर है इमैनुअल वॉलस्टिन। उनका ये कहना है कि जो ये डेवलपमेंटल थ्योरीज है ना, जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज है, ये एंटी थर्ड कंट्रीज है, एंटी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। ठीक है, एंटी थर्ड वर्ल्ड कंसेप्ट है। मतलब ठीक है, मतलब कि ये थर्ड वर्ल्ड के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। देखो, ये तो क्या सिंपल कहते हैं कि जो भी ऐसी कंट्री जो कि डेवलपिंग कंट्री है वो मॉडर्नाइज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्री ही मॉडर्नाइज है। तो ये चीज तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अगेंस्ट हो गया, पहली चीज तो। सेकंड चीज, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो डेवलपमेंटल थ्योरीज है या फिर जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज है, वो बार बार यही कहता है कि अगर किसी कंट्री को मॉडर्न कल्चर बनना है तो उसको अपने खुद के ट्रेडिशनल सिस्टम्स को हटाना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा, अपने ट्रेडिशनल कल्चर को हटाना होगा, अपने जो इंडिजिनियस कल्चर है उसको हटाना होगा। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि इंडिया अगर बोलता है कि मुझे मॉडर्नाइज होना है, तो इंडिया को ये बोला जाएगा कि जो भी आपके अंदर डाइवर्सिटी है, वैराइटीज है, आप उन सबको हटा दो। बट ये चीज तो बिल्कुल सही नहीं है। राइट, अगर हम अपनी डाइवर्सिटी को, अपनी आइडेंटिटी को ही हटा देंगे तो हमारी तो पहचान ही खत्म हो जाएगी, हमारी जो आइडेंटिटी का मेन बेस है वही खत्म हो जाएगा। बट मॉडर्न कल्चर का यही कहना है कि अगर आपको मॉडर्नाइज होना है तो आप इन सब चीजों को हटा दो और क्या चीजें एक्सेप्ट कर लो, मॉडर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर लो। सो मॉडर्न कल्चर क्या है? जो वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर है वो मॉडर्न कल्चर है। तो मतलब उनका कहना यह है कि जो हमारा कल्चर है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, हमारा जो कल्चर है वो गलत है, बट जो मॉडर्न कल्चर है वो बिल्कुल सही है। तो हम अपने कल्चर को हटा दें और उनके कल्चर को एक्सेप्ट कर लें, तो ये चीज तो बिल्कुल सही नहीं है। राइट, तो ये चीज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी और डेवलपमेंटल थ्योरीज में, कि उनका कहना यह है कि हमें, यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को अपने कल्चर को हटाना होगा और उनके कल्चर को एक्सेप्ट करना होगा। राइट, तो क्या मैं ये कह सकता हूं?
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कल्चर ही मॉडर्न है और जो भी हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वो सबके सब ट्रेडिशनल है? बट ये चीज तो सही नहीं है, राइट? तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि अलग अलग टाइप की क्रिटिसिज्म्स क्या क्या है। ठीक है, अब देखो हमने क्रिटिसिज्म भी डिस्कस कर लिया, अब हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो देखो आपने यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन थ्योरी समझा, डेवलपमेंटल थ्योरी समझा और उसके क्या क्या प्रोज हैं वो समझे, उसके क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं वो सब समझ लिया। अब एक चीज समझते हैं, एक छोटा सा क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं कि कौन सही कौन गलत। ठीक है, देखिए सबसे पहले चीज तो जब भी आप पॉलिटिकल साइंस में कोई भी आंसर लिखते हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज राइट और नथिंग इज रॉन्ग। एवरी सिंगल थिंग जो होता है वो हमेशा ग्रे एरिया में होता है। तो यहाँ पर जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, प्रोपोनेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि जो भी अनमॉडर्नाइज जो समाज होता है, यानी कि जो इंफीरियर जो सोसाइटी होती है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भले ही उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वेस्टर्न सोसाइटी के बराबर हो, बट इसके बावजूद उन पर्टिकुलर सोसाइटी जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको अंडर डेवलप्ड माना जाता है। रीजन बीइंग बिकॉज ऐसा कहा जाता है बिकॉज उनका कल्चर जो है, पॉलिटिकल कल्चर जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि वेस्टर्न सोसाइटी का है, राइट? सो बेसिकली कल्चर को आप कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हो, है ना? कल्चर को आप मॉडर्नाइज अगर करने जाओगे तो वो तो फिर आपका जो पैरामीटर है वही गलत है, बिकॉज हर एक प्लेस का जो कल्चर होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम रैशनल तरीके से समझे तो जो मॉडर्निटी होता है, जो मॉडर्न कंसेप्ट होता है, इट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ कल्चर। ठीक है, वो हमेशा कल्चर से इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, कल्चर के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि किसी का कल्चर स्ट्रांग है या फिर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो कंपैरेटिवली हायर है और जो ईस्टर्न कल्चर है वो कंपैरेटिवली लोअर है। ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज इससे तो हम जो ईस्टर्न कल्चर है, जो स्पेशली इंडियन कल्चर है, चाइनीज कल्चर है, जो भी मतलब अपने अपने खुद के कल्चर्स हैं, क्या हम उन कल्चर्स को कभी भी छोटा कह सकते हैं? कोई भी कल्चर कभी छोटा नहीं होता, कोई भी कल्चर कभी भी बड़ा नहीं होता। जैसे कि अगर आप जापान का एग्जांपल लोगे तो जापान जो है एक वो मॉडर्न सोसाइटी की तरह इमर्ज हो रहा है, भले ही वो वेस्टर्न कल्चर का पार्ट नहीं है ना? वो वेस्टर्न कल्चर का पार्ट नहीं है, फिर भी वो एक मॉडर्न कंट्री है, राइट? वो एक नॉन वेस्टर्न सोसाइटी है, स्टिल वो अपने सारे के सारे इंडिजिनियस वैल्यूज को इतना अपलिफ्ट करता है कि उसको हम एक मॉडर्न कंट्री मानते हैं, राइट? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन और कल्चर का जो कंसेप्ट है उसको साथ में रिलेट करना, दिस इज द रॉन्ग मतलब थिंग। ये पैरामीटर ही गलत है और इस पैरामीटर को हमें सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो आई होप आप समझ गए कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज क्या हैं, डेवलपमेंटल थ्योरीज क्या हैं, उनके क्रिटिक्स क्या हैं, उनके क्रिटिकल एनालिसिस को हमने समझा कि किस तरीके से हमें इस चीज को देखना चाहिए और किस तरीके से हमें इन चीजों को देखना नहीं चाहिए। अब देखो फाइनली आपको आंसर को एंड करना है, कंक्लूड करना है, तो आप किस तरीके से करोगे? आप ये बता सकते हैं यहाँ पर कि जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज होती है, जो डेवलपमेंटल थ्योरीज होती हैं, वो एक बहुत अच्छा कंपैरिजन का एक वे ऑफ मतलब एक पैरामीटर प्रोवाइड करती हैं जिसके थ्रू किसी भी दो कंट्री को हम कंपेयर तो कर सकते हैं, बट ये कंपैरिजन कितने हद तक सही है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली मॉडर्नाइजेशन कल्चर और डेवलपमेंटल जो थ्योरीज हैं उनको हम किस तरीके से सी कर रहे हैं, किस तरीके से हम देख रहे हैं। ये चीज सही है कि मॉडर्न कल्चर से हम काफी चीजें सीख सकते हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो काफी चीजें सीख करके मॉडर्न कल्चर से तब आगे बढ़ सकती हैं, अपने आप को अपलिफ्ट कर सकती हैं, अपने आप को राइज कर सकती है, अपने आप को डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पे लेके जा सकती हैं। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज हैं उनको ये हक बनता है कि वो थर्ड कंट्रीज को, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनको इंफीरियर डिक्लेयर करते हैं। उनको इंफीरियर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ये चीज सच है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को हेल्प करने में मॉडर्नाइज्ड कंट्रीज हेल्प आउट कर सकती हैं, बट उनको इंफीरियर डिक्लेयर नहीं कर सकती। आई होप आप ये चीज समझ गए। दिस वाज द मेन थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जिसको हमने काफी डिटेल के अंदर डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप आपको आज के दोनों ही क्वेश्चंस प्रॉपर्ली समझ आ गए हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।